हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखा जाए चारों इंडिसेस में तो आज मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला है एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऊपर में भी जो भी सेलर्स बैठे हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुके हैं। उनको टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपना प्रॉफिट भी जो है नीचे साइड ट्रेल कर चुके होंगे। तो अभी जो ऊपर में अगर कोई बैठा होगा तो वो सिर्फ ऑपरेटर होगा, रिटेल ट्रेडर्स तो नहीं है। तो अभी के मार्केट को देखा जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो चांसेस हैं कि कल भी मार्केट दोबारा से गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, जब इस तरीके का सिचुएशन बनता है तो मार्केट जो वापस गैप डाउन दोबारा से ओपन हो सकता है। ये चार्ट काफ़ी बार मार्केट ने पहले भी रिपीट किया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब मार्केट कल कुछ और कर देता है तो बात अलग है, लेकिन चांसेस अभी भी यही है कि कल फिर से गैप डाउन हो जाए। एंड फर्दर जब तक मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आकर के वापस से मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत कम ही चांसेस है कि मार्केट अभी रिकवरी में जाएगा। एंड जनवरी 28 तक जब तक ट्रंप जो है अपने ऑफिस में नहीं आता है तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। प्लस उसके बाद Feb 1 को आई थिंक आने वाला है हमारा बजट। ठीक है, तो बजट भी जब तक नहीं आएगा तब तक इंडियन मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी एंड तब तक मार्केट जो है हो सकता है कंटिन्यूसली फॉल ही करता रहे या फिर हो सकता है रेंज बाउंड होकर के रहे। ठीक है, रेंज बाउंड होने के काफ़ी चांसेस थे, लेकिन काफ़ी जगह हर जगह से निगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग ही आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ भी सारे निगेटिव है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप मार्केट के नंबर्स भी देखोगे तो सब ने क्या किया है कि अपने जॉब कट्स किए हैं, जिनकी वजह से उनका जो कॉस्ट वाला सेक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया, उनके वजह से उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है, जिनका टॉप लाइन भी इंक्रीज़ हुआ है, टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है जिनका। ठीक है, रेवेन्यू भी जिनका इंक्रीज़ हुआ है उनका भी ऐसा नहीं कि उनका जो ग्रोथ है वो इसके वजह से आया है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उनका फिर कॉस्ट भी उतना ही आ जा रहा है, उनका प्रॉफिट बहुत छोटे छोटे मार्जिन से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से जो कंपनी के नंबर्स भी निकल के आ रहे हैं वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंड प्लस हमारे जो पॉलिसीज़ हैं वो भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। पहले ही मार्केट में 12.5% जो LTCG का टैक्स एंड 20% STCG का टैक्स है, इनके वजह से जो हमारे FIIs हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, FIIs इनके वजह से भी सेल कर रहे थे, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें थे जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है इनके अंदर वॉल्यूम कम हो चुका है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। प्लस जो HMPV वायरस था अभी तो उसका इम्पैक्ट कम आ गया है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। प्लस ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी एक रीज़न है। एंड प्लस एक न्यूज़ भी अभी आ गया है, रिसेंटली न्यूज़ ये आया है कि जो US है वो कुछ सैंक्शंस इम्पोज करने वाला है, जिनके वजह से इंडिया और चाइना के लिए, ठीक है, इंडिया और चाइना के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो जो है रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत ही ईजी था एक टाइम पे कि रशियन ऑयल को वो इंपोर्ट ईजिली कर सकते थे और बाकी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते थे, और इवन ऐसे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते थे जो कि रशिया से डायरेक्टली ऑयल नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे क्योंकि वो US के अगेंस्ट है, एंड देयरफॉर जो है वो लोग इंडिया से ऑयल लेते थे इंस्टेड। मतलब कान अब इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, बात एक ही है। तो इंडिया से लेते थे तो इंडिया को उसका बेनिफिट मिलता था। अब वो चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो इंडिया के लिए सैंक्शन लगा रहे हैं, जिनकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इंक्रीज़ हो गया। टेंशन अभी भी बना हुआ है वहाँ पे, इसराइल वाला जो चल रहा था, इसराइल इराक का, तो वहाँ पर भी अभी भी टेंशन्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन कम्प्लीटली हॉल्ट पे आ चुका है। तो मल्टीपल रीजन है अभी मार्केट के गिरने के। अभी मार्केट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे चल रहा है, ये नहीं कि कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहा है। तो इनके वजह से मार्केट में जो अभी भी गिरावट है, एंड उसके रीज़न की वजह से अभी भी जो कल जो सेटअप आइडेंटिफाई करने वाले सेलिंग साइड का ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं। मार्केट में हो सकता है कि सुबह में थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलर्स बैठे हुए हों रिटेल वाले, उनको टारगेट करें, क्योंकि बहुत सारे रिटेल वाले भी ये भी होंगे जो BTST लेकर के जा रहे होंगे आज। ठीक है, कि कल मार्केट खुलेगा नीचे एंड उसकी वजह से उन्होंने BTST लिया होगा, तो मोस्ट लाइकली उनको प्रॉफिट दिखने वाला है। लेट्स सी। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस देखोगे तो आज कोई भी सेक्टर का इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा, सब कुछ गिरा हुआ ही है। अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस देखोगे तो ये निफ्टी FMCG आई थिंक कुछ गलत डेटा दिख रहा है, एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। 13 जनवरी, ओके, ठीक है, हाँ 13 जनवरी का अगर आप डेटा देखोगे तो आज सारा सेक्टर गिरा हुआ है, कोई भी सेक्टर पॉजिटिव में है नहीं। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि ये अभी अगले 4-5 दिन तक पॉजिटिव हो भी पाएंगे। FIIs DIs का भी डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। आज भी FIIs ने सेल किया हुआ है 4000 करोड़ का, 4800 का समथिंग ये इन्होंने सेल कर रखा है, और जो DIs हैं उन्होंने करीबन 8000 करोड़ का आज बाइंग किया हुआ है ऑलरेडी।
तो DIs काफ़ी ज़्यादा मार्केट को संभाल रहे हैं, वरना इस तरीके का सेलिंग में ना मार्केट अभी तक पता नहीं कितना पॉइंट गिर चुका होता। तो ये जो सेलिंग है ना, इसको देखते हुए मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, मार्केट 21K तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बनी हुई है 21K तक जाने का, ठीक है। जब तक हमारा बजट जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है ना, तो मार्केट में इन्फ्लो आना बहुत ही मुश्किल है FIIs का। एंड इसका निगेटिव इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ रहा है, न सिर्फ मार्केट पे, न ही इनके डेटा, न सिर्फ इनके डेटा पे, मतलब आप ओवरऑल मार्केट अगर आप देखोगे ना तो पूरा निगेटिव ही चल रहा है। तो अभी तक 2025 में 19,000 करोड़ का सेलिंग भी आ चुका है FIIs का डेटा अगर आप देखोगे तो US मार्केट भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप आज का डेटा देखोगे तो थोड़ा बहुत जो है मार्केट में चेंजेस आए हुए हैं, थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी आप इंडिसेस देखोगे, जब ग्लोबल मार्केट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडेक्स जो है, इवन जो यूरोप और एशिया के जो मार्केट के इंडिसेस हैं, ठीक है, उनमें मोस्टली फॉल आया हुआ है या फिर वो रेंज बाउंड होके रखे हुए हैं अभी भी। ये पूरा इम्पैक्ट जो US मार्केट की वजह से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा है $78 के, ये $80 के पास पहुँच गया था। ये जो है ये कंप्लीट नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और इवन मैंने आज गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस चेक किए तो गोल्ड ऑलमोस्ट 25 USD डॉलर डाउन था, अभी 27 USD डॉलर डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट। सिल्वर तो थोड़ा ही गिरा है, लेकिन जो गोल्ड के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। वैसे आज सुबह में गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे थे US में, एंड उसके बाद भी इंडियन मार्केट में गोल्ड जो है बढ़ रहा था। अब देखिए कल क्या फॉलो करता है मार्केट। अगर इंडियन मार्केट जो है US मार्केट को जरूर डेफिनेटली फॉलो करेगा, इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस तो नहीं रहने वाला है। अदरवाइज लोग जो है किसी एक मार्केट में गोल्ड को बाय कर लेंगे और दूसरे मार्केट में गोल्ड को सेल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके का काम कर सकते हैं वो। तो इतना बड़ा डिफरेंस तो आई डोंट थिंक कि रहने वाला है कल। थोड़ा मोड़ा $1-2 का डिफरेंस रहने वाला है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तो फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज के रेट में ही चला जाएगा अगर कोई बाय सेल भी करना चाहता है तो $1-2 का डिफरेंस हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तक आते आते जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है वापस से गिर सकते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड के प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आज का कंडीशन है इसको देख करके लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वापस से कल गिरने वाले हैं। तो आज था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।